शम्स पिछले आधे घंटे से कमरे के बाहर चक्कर काट रहा था। बार बार घड़ी की जानिब देखता और फिर सर झटक कर रह जाता। कमरे में मुसलसल लोगों की खुशखपियों की आवाज़ें आ रही थीं और शम्स चिढ़ खा रहा था कि न जाने कब ये लोग उठेंगे और वो अपने दादाजी के पास जाकर बात कर सकेगा। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाते हुए बोला कि आज तो मुझे हर हाल में इजाज़त लेनी ही है। अगर आज मुझे इजाज़त ना मिली तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो सकता हूँ। फिर मैंने अपने दोस्त से भी वादा कर रखा है कि मैं हर हाल में ज़रूर आऊँगा। वो कोई बच्चा तो नहीं था, मगर फिर भी सबकी मिन्नतें करनी पड़ रही थीं। सबसे पहले तो इसने अपने अब्बा के पास जाकर इनसे कहा था कि अब्बा जी मुझे लाहौर जाने की इजाज़त दे दें। शम्स की बात पर अब्बा ने चेहरा घुमाकर इसकी जानिब देखा था। इनकी नज़रें शम्स के चेहरे पर नहीं पड़ी थीं, क्योंकि वो नाबीना थे। बहुत कम ही इन्हें अपनी आंखों से नज़र आता था। वो देख तो कहीं और रहे थे, मगर मुखातिब शम्स से ही थे। कहने लगे कि लाहौर जाकर क्या करना है तुझे? अभी पिछले हफ्ते ही तो तू अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गया था। अब्बा की बात सुनी तो शम्स ने गहरी सांस खारिज की और फिर कहने लगा कि अब्बा, वो मेरे दोस्त की शादी है लाहौर में। इतना सुनना था कि अब्बा अपनी लाठी टेक कर खड़े हुए। कहने लगे कि लाहौर में तेरा कौन सा दोस्त है? जहाँ तक मुझे याद है तेरे सारे दोस्त तो यहीं फैसलाबाद में ही हैं। फिर ये लाहौर से तेरा कौन सा दोस्त निकल आया है? अब्बा की बात पर शम्स सर खुजाकर रह गया था। कहने लगा कि अब्बा जी, पिछली दफ़ा जब मैं अपने दोस्तों के साथ लाहौर मरी वगैरह घूमने के लिए गया था तो तब वहीं पर मेरी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी। अब इसकी शादी है और वो मुझे अपनी शादी पर बुलाना चाह रहा है। आप मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं अपने दोस्त की शादी अटेंड कर सकूं। इसने हम सभी दोस्तों को शादी से हफ्ता पहले बुलाया है। मेरे सभी दोस्त जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही बाकी बचा हूँ। शम्स के वालिद ने जब ये सुना तो अगले ही पल गला खनकार कर कहने लगे कि बेटा, तू जानता तो है ना मेरी क्या हालत है और तेरी माँ, इसकी क्या हालत हो चुकी है। इसके बावजूद तू चाहता है कि तुझे हम लाहौर जाने की इजाज़त दे दें। शम्स ने यह सुना तो एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। शम्स के वालिद नाबीना थे, जबकि इसकी माँ के पेट में पानी भर चुका था। हर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती थीं, दर्द से कराहती रहती थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुंह को लकवा भी हो चुका था, ठीक से बोल भी नहीं पाती थीं। इसलिए माँ बाप का ख्याल शम्स को ही रखना पड़ता था। छोटी उम्र से ही वो तमाम तर जिम्मेदारियां संभाल रहा था, मगर अब वो अपने दोस्त की शादी पर हर हाल में जाना चाहता था। लेकिन कैसे? इसके बाप ने तो साफ इनकार कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं। घर रहो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा? मुझे भी कुछ ठीक नज़र नहीं आता। शम्स ने तो ज़िद ही पकड़ ली, मगर इसके अब्बा ने साफ मना कर दिया तो वो सीधा अपनी माँ के पास चला गया। जाकर अपनी माँ राश्ता के पैर दबाने लगा। बेटे को अपने पैरों की जानिब बैठा देखकर अटकते हुए अंदाज में राश्ता कहने लगी कि क्या बात है बेटा, बड़े उदास से लग रहे हो। शम्स ने गहरी सांस खारिज की और कहने लगा कि अम्मा, मुझे इजाज़त ले दो ना, मैं लाहौर अपने दोस्त की शादी पर जाना चाहता हूँ। हर वक्त घर में ही तो रहता हूँ, आपकी खिदमत करता रहता हूँ, आपको खाना खिलाता हूँ, घर में झाड़ू पोछा भी कर देता हूँ। हालांकि ये काम लड़कियों के हैं, मगर अब चूंकि मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए चुपचाप सब कुछ करता रहता हूँ। अब्बा से इजाज़त ले दो ना कि वो मुझे लाहौर जाने के लिए इजाज़त दे दें। इतना सुनना था कि राश्ता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसने अपने शौहर से मिन्नत समाजत की, मगर वो ना माना। कहने लगा कि नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। मेरे दिल में अजीब से वसवसे आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये वहाँ गया तो कुछ अजीबो गरीब सा हो जाएगा। मेरा दिल मुतमईन नहीं है। फ़ोन पर ही अपने दोस्त को मुबारकबाद दे ले। जब इजाज़त ना मिली तो वो सीधा अपने चाचा के पास चला गया। चाचा से जाकर कहने लगा कि अब्बा से इजाज़त ले दें, मगर इसके अब्बा के सामने किसकी चलती थी? कोई भी ना माना। तो अब वो अपने दादा के कमरे के बाहर खड़ा था, जहाँ पर पिछले 2 घंटे से वो अपने दोस्तों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। जब लोग उठकर गए तो वो सीधा अपने दादा के पास गया। जाकर दादा के कदमों में बैठ गया और इनसे कहने लगा कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे अब्बा से इजाज़त लेकर दे दें। मैं दोस्त की शादी पर जाना चाहता हूँ। मगर अब्बा हैं कि मानते ही नहीं हैं। दादा को तो वैसे भी अपने पोते से बड़ी ही मोहब्बत थी, इसलिए कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अब्बा से तुम्हें इजाज़त लेकर दे देता हूँ। जब बाप के भी बाप ने शम्स के वालिद से बात की तो मजबूरन इसके वालिद को इजाज़त देनी पड़ी। शम्स खुश हो चुका था, मगर इसके वालिद एक गहरी सांस खारिज करके बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, एक नज़र इसे ही देख लो।
शम्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करने और खुशियां मनाने के लिए इस कदर खुश था कि अब्बा से कहने लगा कि अब्बा, हर वक्त घर रहकर आप दोनों का ख्याल रखता ही रहता हूँ। अब क्या मैं अपनी खुशियां भी इंजॉय ना करूं? जब देखो मुझसे ही काम करवाते रहते हो। आप लोगों ने तो मुझे लड़का नहीं बल्कि लड़की बनाकर रख दिया है। अब मज़ीद कितनी खिदमत करूं आप दोनों की? मेरी खुशियां तो ख़त्म होकर रह गई हैं। वो अपने बाप से इस तरह से बातें करता जा रहा था, जबकि इसका बाप खामोशी से सब सुन रहा था। कहने लगा कि ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान, खुदा तुम्हारा सफ़र आसान करे। वो जब अपनी माँ से मिलने आया तो इसकी माँ की आंखों में आंसू से आ चुके थे। एक मर्तबा ही सही इसने भी अपने बेटे से कहा कि बेटा, लाहौर मत जाओ, यहीं मेरे पास रह जाओ, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊँगी। मगर शम्स अपनी माँ को भी बहलाता हुआ घर से निकल गया। वो वहाँ से सीधा अपनी मोटरसाइकिल पर निकला था। वो सारा सफ़र अपनी मोटरसाइकिल पर ही तय करना चाहता था। 4-5 घंटे का सफ़र था। शम्स ने अपने दोस्तों को भी कॉल करके बता दिया कि वो जल्दी लाहौर पहुँच जाएगा। सब लोग इसके आने पर खुश थे। तेज़ चिलचिलाती धूप थी, मगर शम्स को इस बात से परवाह न थी। इसने अपना सामान अपनी मोटरसाइकिल पर ही रख लिया था ताकि वो बाकी की तैयारी वहीं लाहौर जाकर अपने दोस्त के यहाँ कर लेगा। अभी से आगे जाते हुए कुछ देरी हुई थी कि एक सुनसान वीरान जगह पर एक बुजुर्ग शख्स खड़ा हुआ नजर आया। शम्स ने उस शख्स को पहले तो नज़रअंदाज करना चाहा, मगर वो शख्स बहुत बूढ़ा था। धूप की वजह से अपने सर पर रुमाल रखे हुए था। काफ़ी थका हारा और बीमार भी लग रहा था। इसलिए शम्स को इसे अकेले छोड़कर जाना मुनासिब न लगा। इसने पहले तो अपनी बाइक वहाँ से आगे चला दी, मगर फिर जब इस बूढ़े शख्स पर रहम आ गया तो वापस पलट कर आया और बाइक को रोका। देखा कि वो बूढ़ा भी अपनी पोटली उठाए तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ शम्स के पास आया था। शम्स से कहने लगा कि बेटा, मुझे फ़लाँ इलाके तक छोड़ दोगे? शम्स ने जब इलाके का नाम सुना तो कहने लगा कि हाँ, ये इलाका रास्ते में ही पड़ता है, मैं आपको लाहौर जाते हुए रास्ते में उतार दूंगा। ये सुनकर उस शख्स ने इसका शुक्रिया अदा किया। बाइक की पिछली जानिब शम्स का बैग बंधा हुआ था। वो शख्स से कहने लगा कि आप मेरा बैग उतार कर दरमियान में रख लें। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगा कि बेटा, तुम फिक्र ही मत करो, मैं तुम्हारा बैग और अपनी पोटली अपनी गोद में रख लूँगा। यूं वो बुज़ुर्ग शम्स के पीछे बैठ चुका था। रास्ता यूं ही जारी था। वो दोनों पोटलियाँ और बैग अपनी गोद में रखे हुए आगे बढ़ रहे थे। 1 घंटे के सफ़र के बाद वो इलाका आ चुका था जहाँ पर उस शख्स ने उतरना था। वो शख्स उतरा तो अपनी जेब से 500 रुपये निकाल कर शम्स को देने लगा कि बेटा, अपने पास रख लो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। शम्स ने उन पैसों को देखा तो उस शख्स को वापस करने लगा कि नहीं अंकल, ये पैसे आप अपने पास ही रखें, आप तो मेरे बाप की जगह पर हैं। वैसे भी मैं कौन सा ख़ास आपको यहाँ पर उतारने आया हूँ, ये तो रास्ते में आ रहा था तो आपको भी यहाँ छोड़ दिया। उस शख्स का वहीं पर अपना घर मौजूद था। वो शख्स शम्स का शुक्रिया अदा करता अपने घर में दाखिल हो गया और शम्स अपने सफ़र पर रवां दवां हो गया। कुछ आगे जाकर इसकी मोटरसाइकिल रुक गई। शम्स ने जब अपनी मोटरसाइकिल को देखा तो पेट्रोल बिल्कुल ही ना होने के बराबर था। फिर ये देखकर तो शम्स अपना सर पकड़कर बैठ गया। यहाँ पर तो उसे दूर दूर तक पेट्रोल पंप का कोई आसार मौजूद ही नहीं नजर आ रहा था। आखिर वो अब क्या करता? एक तो गर्मी और चिलचिलाती धूप। इसने जैसे तैसे आधे घंटे तक अपनी बाइक को यूं ही पैदल चलाते हुए पेट्रोल पंप ढूंढा था। जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुंचा और बाइक में पेट्रोल डलवाया और जाने लगा तो इसने अपने बैग से पैसे निकाले। जल्दी जल्दी में आते हुए इसने अपने तमाम तर पैसे अपने उस बैग में ही रख दिए थे। जेब में तो सिर्फ 100-200 ही मौजूद था। इसने जब अपना बैग खोला तो एक पल को हड़बड़ा कर रह गया था, क्योंकि जेब में तो इसका वॉलेट मौजूद ही नहीं था। 1 रुपया भी इसके बैग में नहीं था। वो परेशान हो गया। पेट्रोल पंप वाला वर्कर इसे पैसे मांग रहा था, मगर शम्स क्या जवाब देता। कहने लगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। पेट्रोल पंप वाला कहने लगा कि भाई, अगर पैसे चोरी हो गए हैं तो हम पेट्रोल तो मुफ्त में डालते नहीं। तुम्हारा तो नुकसान हो चुका है, मगर अब हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। वहाँ के वर्कर की ये बात सुनकर वो मज़ीद मश्तल हो गया। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स को गिरेबान से पकड़कर मार ही डाले। गुस्सा इसके अंदर आ चुका था। इसे ठीक से याद था कि जब वो घर से निकला था तो इसने अपने हाथों से अपना वॉलेट इस बैग में रखा था। बेसाख्ता इसका ध्यान उस बूढ़े शख्स की जानिब गया। हो ना हो वो बूढ़ा शख्स ही था जिसने इसके पैसे निकाल लिए थे। वो इसके घर से भी वाकिफ था, इसलिए तेज़ कदम उठाता हुआ सड़क तक आया। वहाँ पर एक रिक्शा जा रहा था। रिक्शे वाले को रोककर कहने लगा कि मुझे फ़लाँ घर तक छोड़ दो, अभी मेरे पास सिर्फ 200 रुपये हैं।
اس کے بعد میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں مزید تمہیں کرایہ دے دوں گا۔ وہ رکشے والا بھی مان گیا۔ اس نے پیٹرول پمپ پر ہی اپنا موٹر سائیکل کھڑا کیا اور اس رکشے میں بیٹھ کر اس گھر تک پہنچا۔ یہی دعا کرنے لگا کہ اللہ کرے وہی اس بزرگ کا گھر ہو۔ شکل سے تو کیسے گھنا میسنا لگتا تھا، کیا خبر تھی کہ وہ سچ مچ ایسا ہی نکلے گا۔ میں تو اسے اپنے باپ کی جگہ سمجھ رہا تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے تک رکشے والا اسے اس بزرگ کے گھر باہر کھڑا کر چکا تھا۔ رکشے والا بھی اسی انتظار میں تھا کہ کب اسے پیسے ملیں۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد ایک نوجوان لڑکے نے دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی شمس نے اس سے اس بزرگ شخص کے بارے میں پوچھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ وہ تو میرے دادا لگتے ہیں۔ جب شمس نے انہیں بتایا تو وہ ایک پل کو بکھلایا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، میرے دادا نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب اندر سے ایک خاتون کی آواز گونجی جو کہہ رہی تھی کہ دیکھ شہزاد، تیرے دادا نہ جانے آج پھر کس کی جیب کاٹ کر آ گئے ہیں، پتہ نہیں ان کی چوری کی عادت سے کب جان چھوٹے گی۔ لوگ ایک روز ہمیں گلیوں میں پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ دیکھ کتنے پیسوں سے بھرا والیٹ پتہ نہیں کس کی جیب سے نکال کر لایا ہے۔ یہ الفاظ شمس سن چکا تھا۔ جب اس نے اندر سے خاتون کی آواز سنی تو اگلے پل اس لڑکے کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ خاتون تو ہڑبڑا چکی تھی۔ شمس اس کے بیٹے کی عمر کا تھا۔ شمس اس عورت کے پاس جا کر کہنے لگا کہ خالہ یہ پیسے میرے ہیں، ان کو میں اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر یہاں لایا تھا اور بیگ سے پیسے انہوں نے ہی نکال لیے۔ یہ دیکھ کر وہ خاتون تھوڑی شرمندہ سی ہوئی تھی۔ شرمساری سے شمس سے معافی مانگنے لگی، مگر شمس نے جلدی سے اپنے پیسے واپس لیے، رکشے والے کو کرایہ ادا کیا اور واپس پیٹرول پمپ تک پہنچا تھا۔ اس نے تو آج ہر حال میں اپنی دوست کی شادی پر لاہور پہنچنا تھا۔ بھوک سے بھی اس کا برا حال تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا ایک ڈھابے پر گیا اور وہیں سے تھوڑا بہت کھانا کھانے لگا۔ ابھی کھانا کھا ہی رہا تھا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے دو پہلوان نما انسان آپس میں جھگڑ پڑے۔ اپنا آرڈر بیک وقت دیا تھا، مگر بیرے نے پہلے آرڈر دوسرے پہلوان کو دے دیا۔ اس بات پر وہاں پر اچھا خاصا دنگا فساد کھڑا ہو چکا تھا۔ سامان کی توڑ پھوڑ جاری تھی۔ عین اسی وقت وہاں پر پولیس بھی آ گئی۔ بہت مسئلہ ہو چکا تھا، کسی کو بھی وہاں سے جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور شمس ابھی تک وہیں پر قید بیٹھا تھا۔ بار بار اس کے دوستوں کی کال آ رہی تھی کہ تم کہاں ہو، آج مائیوں کا فنکشن ہے، کل مہندی ہے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، مگر تم تو نہ جانے کہاں رہ گئے ہو۔ شمس تو اپنا سر پکڑ کر رہ چکا تھا، کہنے لگا کہ بس میں پہنچنے ہی والا ہوں، مگر یہ مصیبتوں پر مصیبتیں نہ جانے مجھے کیوں گھیرے ہوئے ہیں۔ جیسے تیسے رات کے 9 بجے اس ڈھابے سے نکلا تھا۔ اسے تو یہ کھانا بہت مہنگا پڑ چکا تھا۔ وہ اپنی بائک پر بیٹھا رات کو سفر کر ہی رہا تھا کہ لاہور آنے میں ابھی بھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ کچھ دوری پر جا کر ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ راستہ ہی بھٹک چکا ہے۔ چلتے چلتے اس کی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ ہی خراب ہو گئی۔ اندھیرے میں آخر وہ کیسے چلتا؟ اس نے مشکل سے اپنی موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی اور سفر جاری رکھا۔ موبائل کی بھی بیٹری آدھے گھنٹے کے بعد بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی اور وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا کہ کون سی گناہ کی سزا اسے آج مل رہی ہے۔ آخر اس کی غلطی کیا تھی؟ نہ ہی وہ کسی سے رابطہ کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے مدد مانگ سکتا تھا۔ اندھیرے میں ہی وہ اپنی بائک سے اترا اور دھیرے دھیرے بائک کے ساتھ چلنے لگا۔ دور دراز جنگلوں سے آنے والی خوفناک آوازیں اس کا دل مزید پریشان کر رہی تھیں، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ تو اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہا تھا جو اسے کافی مہنگی پڑ چکی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنے ابا کی بات یاد آ رہی تھی۔ اس کے ابو نے تو اسے صاف کہہ دیا تھا کہ مت جاؤ، ہمارا خیال رکھو، مگر وہ تو اپنے ماں باپ سے بھی بدتمیزی کر کے باہر نکل آیا تھا کہ اسے اپنے دوست کی شادی میں ہر حال میں شرکت کرنی ہے۔ اس نے تو اپنے ماں باپ کی بات کا کوئی پاس ہی نہیں رکھا تھا۔ ابھی وہ آگے چل ہی رہا تھا کہ دور ویرانے میں سے کارخانہ نظر آیا جہاں پر زرد بتیاں چل رہی تھیں۔ زرد بتیوں کا جلنا یعنی وہاں پر لوگ موجود تھے۔ یہ رات تو چلو گزر ہی چکی تھی۔ شمس نے سوچا کہ وہ رات اس کارخانے میں گزارتا ہے، پھر صبح سویرے یہاں سے آگے کا سفر طے کرے گا۔ اسے نیند بھی آ رہی تھی۔ وہ اپنی بائک کو لیے وہاں کارخانے میں آ چکا تھا۔ کارخانے میں ابھی اس نے جیسے ہی قدم رکھا تو وہ کافی پرانا کھنڈر نما لگ رہا تھا۔ وہاں پر سوائے کباڑ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے وہاں پر لوگوں کی بولنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ اس نے وہاں پر لوگوں کو آواز دی کہ کوئی ہے، میں یہاں پر ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، بھٹکا ہوا مسافر ہوں۔ اس کی آواز سن کر ایک دم سے کارخانے میں بالکل خاموشی چھا چکی تھی۔ اس کو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر تبھی ایک جانب سے 2 لوگ باہر نکل کر آئے۔
शम्स को देखा तो इससे मुसाफा करने लगे, कहने लगे कि आ जाओ, ये कारखाना तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा से ही खुला हुआ है, हमें भी अपनी मेहमान नवाजी का मौका दो। शम्स इनकी बातें सुनकर थोड़ा मुस्तरिब सा हुआ था, क्योंकि इनका लहजा थोड़ा अजीब सा था, मगर फिर भी खैर रात तो गुजारनी थी। वो इनके साथ चलता हुआ आया, एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में आया। वो सभी बैठे थे ज़मीन पर ही, बिस्तर बिछे हुए थे। इनके सामने ताश के पत्ते पड़े थे और कांच की बोतलें भी एक साइड से नजर आ रही थीं, मगर ऐसा लग रहा था जैसे शम्स को देखकर इन बोतलों पर कपड़ा डाल दिया गया हो। शम्स को अपने पास बिठाकर इससे पूछने लगे तो शम्स ने अपने पूरे दिन का अहवाल इन्हें सुना दिया कि कैसे वो अपने दोस्त की शादी के लिए घर से निकला था, मगर ये सब कुछ हो गया। वो शख्स कहने लगे कि खुदा ने शायद तुम्हारी मुलाकात हमसे करवानी थी, तभी तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम हमें मिल गए। शम्स मुस्कुरा उठा, कितनी देर इन लोगों से बातें करने लगा। फिर वो लोग शम्स को मशरूब देने लगे, कहने लगे कि ये पियो मियाँ, थोड़ा सुकून महसूस करोगे, फिर सो जाओ। वहाँ पर पड़ा हुआ नया बिस्तर और कंबल निकाल कर शम्स को दिया गया था। शम्स भी इन लोगों की मेहरबानी देखकर मुस्कुरा उठा। प्यास इसे भी लगी थी। इनका दिया मशरूब इसने एक ही सांस में पी लिया। नींद का गलबा इस पर हावी होने लगा था। इसने बिस्तर और कंबल को लिया और वहीं एक जानिब ज़मीन पर बिछाकर सो गया। अपने मोबाइल को भी चार्ज इसने वहीं पर लगा दिया था। वो ऐसा सोया कि जैसे मुद्दतों का थका हारा हो। जब इसकी आंख खुली तो इसके इर्द गिर्द लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्लाद नुमा इंसान बड़े ही जालिम तरीके से किसी को मार रहा हो। मारने की आवाज़ सुनकर तो इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। अगले पल हड़बड़ाकर इसने आंखें खोलीं, मगर इसे अपना सर बहुत वज़नी महसूस हो रहा था। आंखें खोलीं तो वो जेल की सलाखों के पीछे मौजूद था। वहाँ पर वो 5-6 लोग मौजूद थे जो इस कारखाने में थे, और एक हवलदार इनको बहुत मार रहा था। पुलिस अफसर की मार खाकर वो चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि माफ़ कर दो साहब जी, हमारी कोई गलती नहीं है, वगैरह वगैरह। शम्स तो बुखलाकर कहने लगा कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं तो कारखाने में था, मैं यहाँ कैसे आ गया। अगले ही पल जन्नाटेदार थप्पड़ भारी भरकम हाथ से शम्स के मुंह पर पड़ा था। वो जाकर दीवार से लगा था और एक मर्तबा फिर बेहोश हो चुका था। 4 रोज़ तक वो वहीं पर कैद रहा। 4 रोज़ बाद जब पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पर आया तो हवलदारों से इन सब के बारे में मालूमात लेने लगा। हवलदार इन्हें बताने लगा कि ये लोग हमें पुराने कारखाने में मिले थे, वहाँ पर ये लोग चोरी, जुएबाजी और स्मगलिंग का काम करते हैं। हमने इनके पास से ज़्यादा मिकदार में मंशियात ली हैं। ये पूरा गिरोह कितने ही महीनों से वहाँ पर छुप कर रह रहा है। ये सब कुछ सुनकर शम्स कहने लगा कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है, मैं तो वहाँ पर एक रात गुजारने के लिए गया था, मुझे तो मुफ्त में फंसा दिया गया है। जब शम्स का चेहरा देखा तो इसे पहले शक हो चुका था, क्योंकि बहरहाल वो मुजरिम और मजलूम को पहचानते थे। इसने शम्स से तमाम तर मालूमात पूछी तो शम्स इनको सब कुछ अव्वल ता आखिर बताने लगा, जिसे सुनने के बाद इसने इसका बैग वापस लौटा दिया, जिसमें से मोबाइल और पैसे गायब थे। वो पैसे भी इन लोगों ने इसके बैग से ही निकाले थे। जब तक पुलिस अफसर ने आकर इनकी सुनवाई नहीं सुनी थी। इन 3 दिनों में शम्स को बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। ना ही वो कुछ खा पाया था, ना ही इसे एक पल भी चैन आया था, क्योंकि हवलदारों ने इसे बाकी मुजरिम के साथ मुजरिम समझकर बहुत मारा था। पुलिस अफसर ने जब शम्स को वहाँ से भेजा तो इसके लिए ख़ास गाड़ी भी मंगवाई, माजरत भी की और कहा कि अब क्या तुम लाहौर जाना चाहते हो। तो शम्स ने अपने कानों को हाथ लगा लिया, कहने लगा कि नहीं, मैंने लाहौर नहीं जाना, मुझे वापस फैसलाबाद अपने माँ बाप के पास ही जाना है। मेरे वालिद ठीक कहते थे कि मुझे लाहौर नहीं जाना चाहिए। बेशक इनके अंदेशे सच थे, मगर फिर भी मैं नादानी में निकल आया। पुलिस अफसर ने इसे गाड़ी मंगवा कर दी थी, जिसमें बैठकर वो वापस अपने घर पहुंचा था। इन 3-4 दिनों में तो वैसे भी इसके दोस्त की शादी मुकम्मल हो चुकी थी। अब इसके जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जब घर लौट कर आया तो माँ बाप मुस्कुरा रहे थे, इसी का इंतज़ार कर रहे थे। इससे बार बार पूछ रहे थे कि शादी कैसी रही, सब कुछ ठीक रहा ना, किसी तरह का कोई मसला तो नहीं आया। मगर वो क्या बताता कि इसके दोस्त की शादी पर जाने का प्लान कैसे धरा का धरा रह चुका था। अपने माँ बाप की बात सुनकर वो सिर्फ इतना ही कह पाया कि जी अम्मा अब्बा, सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन आइंदा मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिस बात से आप मना करेंगे मैं दोबारा इसे करने की ज़िद नहीं करूंगा।